नमस्कार, ये सेम इन्फो क्लब में आज का अपडेट। फ्रेंड्स, एक सर्विसमैन के लिए जो खास चीज़ें हमारी रोज़ का ज़िंदगी में जो ज़रूरत पड़ता है, ऐसी कई चीज़ें हैं जिसमें अपडेट रहने की ज़रूरत है। इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हमने शुरू किया 2025 से कि डेली अपडेट्स आपको मिलता रहेगा हमारे इस चैनल पर, चाहे आपका OROP का हो, पे फिक्सेशन का हो, स्पर्स को लेकर के ECSD, ECHS, KSB वेलफेयर स्कीम्स, कोई भी आपका क्वेरी हो, हर चीज़ का आपको एक इंफॉर्मेशन सोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। केवल यही नहीं, ESM इन्फो क्लब का वेबसाइट भी है हमारा, सैनिक क्लब और ESM इन्फो क्लब, ये दोनों वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो fauzinews.com। तो इतने सारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाता है। शुरू करते हैं आज का जो अपडेट्स है। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज का जो अपडेट्स है जिसमें हमने कई चीज़ें डिस्कस करना है। जैसे कि आप थंबनेल में भी देखे होंगे, OROP 3 रिवाइज टेबल एंड एरियार्स। OROP 3 का रिवीजन को लेकर के, रिवाइज टेबल को लेकर के बहुत सारे न्यूज़ आप देखते रहते हैं रोज़, पर क्या सच है और क्या झूठ है ये जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए इस चीज़ को क्लियर करेंगे जो इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर। दूसरा है आर्मी EIC का लाभ। आर्मी EIC क्या है, उसमें लाखों का बेनिफिट आपको भी मिल सकता है, और कब मिलेगा वो बेनिफिट, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कि टोल टैक्स पर ESM को राहत क्या मिलेगा या नहीं। देखिए, आप जानते हैं कि टोल टैक्स पर आप जाते हैं, आप अपना आई कार्ड दिखा करके आप कभी निकाल जाते हैं। किसी दूसरे टोल पर जब जाते हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाता है। तो एक्चुअल में गवर्नमेंट रूल्स क्या है, क्या एक सर्विसमैन को बाकी टोल टैक्स एग्जम्पशन है या नहीं, इस बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे पे फिक्सेशन का फाइल को लेकर के। आप जानते हैं कि पे फिक्सेशन का जो मुद्दा है 1986 से लेकर के अभी तक ये एक प्रॉब्लम ही है, ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। 86 से पहले कुछ था, 86 का बाद PBR को पे फिक्सेशन बेनिफिट अदर देन बैंक्स एंड PSU नहीं मिल पा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है और अब मिलने का चांसेस है, तो ये कहाँ तक गया हुआ फाइल, ये सब चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज का इस वीडियो में एक एक करके। तो पहला चीज़ जो है, हमने देखा कि 1 रैंक 1 पेंशन का रिवाइज टेबल एंड एरियाज 2024। आप जानते हैं कि 2024 सितंबर में OROP 3 रिलीज़ हुआ है। इससे पहले OROP 1 आपको मिला है 2014 1 जुलाई से। OROP 2 सेकेंड रिवीजन आपको 2019 का 1 जुलाई से मिल चुका है, और OROP 3 आपको 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है, और इसका टेबल भी निकल चुका है। ये टेबल अगर आपने नहीं देखा तो आपको क्या करना है, देखिए, JCOZWAR के लिए जो टेबल है, मेनली सर्विस पेंशन आप अगर देखना चाहते हैं तो आपको टेबल नंबर 7 to 10 ये आपको चेक करना पड़ेगा। ऑफिसर्स के लिए टेबल नंबर 1 to 6 है। वेरियस काइंड ऑफ जो पेंशन होता है, जैसे टी ऑफिसर्स के लिए अलग है, कमीशन ऑफिसर्स के लिए अलग होता है, AMC का ऑफिसर्स के लिए अलग है, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए अलग है। सिमिलरली JCOZWAR के लिए ये 7, 8, 9, 10 इतना है। साथ में है नॉर्मल JCOZWAR जो कॉमन JCOZWAR है। 8 में है जो ग्रुप एक्स के लिए है, जो 2016 का बाद जो लोग रिटायर किए हैं ग्रुप एक्स पे, जिनके लिए अलग से है। टेबल नंबर 9 and 10 है TA बटालियन के लिए है, जो TA में जो ज्वाइन करते हैं, और DSC के लिए है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करना पड़ेगा एक एक करके। और डिसेबिलिटी पेंशन जो JCOZWAR का है वो भी आपको मिलेगा टेबल नंबर 93 में। ओके, और फैमिली पेंशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, देखिए फैमिली पेंशन कई तरह की होता है। तो ये सारी फैमिली पेंशन 21 से लेकर के 86 का बीच में है। अगर अभी पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको कौन सा फैमिली पेंशन मिल रहा है, क्या आपको इनहेंस रेट अभी मिल रहा है या फिर ऑर्डिनरी रेट मिल रहा है, क्या लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिल रहा है, कौन सा फैमिली पेंशन है उस पर डिपेंड करता है। स्पेशल फैमिली पेंशन का अलग है। तो ये जो 21 से लेकर के 86 जो टेबल्स है, इस टेबल्स को अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये सारी चीज़ें। तो देखिए, ये है हमारा
जो वन रैंक वन पेंशन का जो टेबल का जो सोर्सेस है आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट में। इसमें देखिए अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको टेबल डायरेक्ट मिल जाएगा। एक आपको मिलेगा सैनिकक्लब.com, आप सैनिकक्लब.com में जाएंगे और OROP टेबल सर्च करेंगे और यहाँ पे देखिए इस टाइप का ये पोस्ट आपको मिल जाएगा और यहाँ पे क्लिक है टू डाउनलोड टेबल नंबर 7 डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। टेबल नंबर 93 जो कि डिसेबिलिटी पेंशन है और टेबल नंबर 7 आप जानते हैं जो कि आपका सर्विस पेंशन है। और सर्विस पेंशन फॉर कमीशन ऑफिसर्स के लिए टेबल नंबर 1 से लेकर के 6 तक है, तो 1 का यहाँ पे दिया हुआ है। और कंप्लीट OROP का जो OROP 3 का जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो आया था वो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं 190 MB का है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके कंप्लीट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सारे टेबल्स आपका दिया हुआ है, कंप्लीट टेबल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है वन रैंक वन पेंशन जिनका अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाया। बहुतों का है जिनका वन रैंक वन पेंशन का पेंशन अभी तक वो लोग कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि सही मिल रहा है गलत मिल रहा है। तो इसलिए मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आपको ये एक्शन करना पड़ेगा। कौन सा? फर्स्टली आपका स्पर्श प्रोफाइल खोलना है। स्पर्श का यूज़र ID पासवर्ड आपका है, उसमें स्पर्श प्रोफाइल को एक बार खोलिए और वहाँ से आपका PPO डाउनलोड कर लीजिए। अगर PPO नहीं है, हर एक को अभी तक PPO नहीं मिला, तो आप अपना पेंशन स्लिप को डाउनलोड कर लीजिए और आपका जो कंसर्न टेबल है, आपका जो रैंक है, आप अगर अफसर है या नर्सिंग अफसर है या फिर JCOs वार है या फिर फैमिली पेंशनर है, फैमिली पेंशनर JCOs वार अलग है, फैमिली पेंशन अफसर्स का अलग है। ठीक है, तो आपका जो कैटेगरी इसमें आ रहा है, जो टेबल आपके लिए फिट लगता है, उस टेबल को आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और डाउनलोड करने का बाद आप चेक कीजिए कि आपका जो पेंशन स्लिप में या फिर PPO में जो पेंशन है और आपका जो एलिजिबल जो आपका रैंक और आपका ईयर्स ऑफ सर्विस, ये दोनों का जो टेबल का जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में जो आ रहा है जितना अमाउंट, वो क्या सही आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना, नहीं आ रहा है तो आपको ग्रीवेंस लॉन्च करना है। स्पर्श प्रोफाइल में जाके स्पर्श में ग्रीवेंस सर्विस आप अपडेट कर सकते हैं, उसमें लॉन्च कर सकते हैं ग्रीवेंस लॉन्च कीजिए। फिर ट्रैक सर्विस करके एक जगह है, वहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ग्रीवेंस का क्या हुआ। अब आती है दूसरी बात कि बहुत सारी मीडिया में ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं कि स्पर्श का OROP का जो टेबल है वो टेबल रिवाइज हो चुका है और एरियर्स भी मिल चुका है, पर ऐसी बात नहीं है। 4 सितंबर 2024 का जो टेबल एक बार रिलीज़ हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर ने जो टेबल रिलीज़ किया और वो PCDA का द्वारा पब्लिश किया गया, उस टेबल को अभी तक कोई चेंज नहीं किया गया, ना कोई उस टेबल का कोई रिवीजन हुआ। OROP का 3 का जो फर्स्ट टेबल निकला था वही टेबल वैलिड है और इस पर कोई चेंज नहीं है, ना तो ऐसी कोई डिसीजन हुआ है कि टेबल चेंज होगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। हाँ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि टेबल को चेंज करना है, पर ये बात झूठ है जो लोग कह रहे हैं कि टेबल चेंज हो चुका है। लोगों को देखो ये एरिया अभी 2 दिन में मिला है, ये सब बिल्कुल सरासर झूठ है। ऐसे सोशल मीडिया में लोग फालतू का जो रिमर फैलाते हैं, कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो डिसऑनेस्ट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए वो लोग इस तरह का वीडियो बनाते हैं, तो इस चीज़ पर आप भरोसा मत कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। दोस्तों आप जानते हैं कि एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है। देखिए, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस ये है कि आप जब रिटायर करते हैं तो उस समय क्या है, आपका जो ग्रुप इंश्योरेंस होता है इंडियन आर्म फोर्सेस का, जैसे मान लीजिए आप इंडियन एयरफोर्स में थे या नेवल में थे या फिर आर्मी में थे, जहाँ पे भी थे आपको एक इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। जैसे आर्मी का है आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस, एयरफोर्स का है एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस, नेवल का है नेवल ग्रुप इंश्योरेंस। तो ये जो इंश्योरेंस का है, ये जब आप रिटायर करते हैं तो वो इंश्योरेंस का जो आपका इफेक्ट था वो सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर जब रिटायर होते हैं आपको एक एक्सटेंडेड इंश्योरेंस मिलता है। ये एक्सटेंडेड इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि रिटायरमेंट के बाद इस इंश्योरेंस का जो बेनिफिट है वो आपको आपका फैमिली को मिलेगा। अगर आप इस एज तक जिंदा रहते हैं तो आपको कुछ पैसा रिटर्न मिल सकता है, डिपेंड ऑन आपका डेट ऑफ एंट्री, किस समय आप एंट्री किए हैं।
एक्सटेंडेड इंश्योरेंस में, यानी कि आप कब रिटायर हुए हैं इस पर डिपेंड करता है। आप जानते हैं कि 1981 में फर्स्ट टाइम आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस शुरू हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम खास डिस्कस करेंगे कि आर्मी का जो EIC यानी कि एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है वो कब से लागू है, कब आप रिटायर किया तो कौन सी टाइम पे रिटायर करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा या फिर बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, तो सीधा चलते हैं एक्सटेंडेड इंश्योरेंस का। ये जो देखिए आप ब्राउज़र में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का टेबल है, आप देख सकते हैं इस टेबल को। फ्रेंड्स देखिए AGI एक्सटेंडेड इंश्योरेंस टेबल ऑफ कवरेज रिफंडेबल अमाउंट। तो आप देख सकते हैं 1 जनवरी 1981 टू 31 मार्च 1989 इस समय डेट ऑफ रिटायरमेंट जिनका था उस समय ऑफिसर्स के लिए 1640 रुपया और JCOs वार के लिए 580 रुपया वन टाइम कंट्रीब्यूशन लिया गया। और ये जो अमाउंट था ये नॉन रिफंडेबल, यानी कि आपने जो पैसा जमा किया उस समय एक्सटेंडेड इंश्योरेंस लेने के लिए ये पैसा नॉन रिफंडेबल है। और आपको इंश्योरेंस कवरेज कब तक मिला, 10 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट और 65 ईयर्स ऑफ सर्विस व्हिच एवर इज अर्लियर, ये कवरेज का पीरियड था। और इंश्योर्ड अमाउंट कितना था, इंश्योर्ड अमाउंट था 65,000 रुपीज़ ऑफिसर्स के लिए, 31,000 JCOs वार के लिए। देखिए जो लास्ट 89 में जो रिटायर किया था उनका 99 में ही हो चुका है 10 साल। ठीक है, तो मैक्सिमम 10 ईयर्स है व्हिच एवर इज अर्लियर, 10 ईयर्स या 65 ईयर्स। तो 99 का बाद के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये चीज़ें अभी इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है 1989 से 1994 में जो लोग रिटायर किया वो भी अमाउंट आप देख सकते हैं कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। और इसका जो अमाउंट है, कवरेज जो अमाउंट है वो थोड़ा ज़्यादा है, 1 लाख रुपये ऑफिसर्स के लिए, 50,000 रुपये है ये JCOs वार के लिए। और टेन्योर वही है 10 ईयर्स का है या फिर 65 ईयर्स व्हिच एवर इज अर्लियर। 94 से लेकर 99 इस बीच में जो लोग रिटायर किए हैं उनसे जो पैसा लिया गया वन टाइम वो है 6,900 अफसर्स के लिए, 3,500 JCOs वार के लिए। ये भी नॉन रिफंडेबल है, ये पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा, केवल मात्र इंश्योरेंस कवर मिलेगा 20 साल या 70 साल का एज जो आपका पहले हो जाता है। ठीक है, और कवरेज अमाउंट कितना है, कुछ अगर हो जाता है इस दौरान 20 साल का अंदर अंदर या 70 साल एज के अंदर अंदर तो 2 लाख रुपया मिल सकता है अफसर्स के लिए, 1 लाख रुपया हो गया JCOs वार के लिए। नेक्स्ट आते हैं 2 जुलाई 99 से लेकर के 31 दिसंबर 2004 इस बीच में जो लोग रिटायर हुए अफसर्स के लिए 15,300 रुपया आपका इंश्योरेंस प्रीमियम लिया गया वन टाइम और JCOs वार के लिए 6,800 रुपया। और ये पैसा नॉन रिफंडेबल है, 20 साल या 72 ईयर्स ऑफ एज ये कवरेज पीरियड है। और 3 लाख रुपये अफसर्स के लिए कवर था, इंश्योरेंस सम एश्योर्ड था। और 1.5 लाख रुपया होता है ये JCOs वार के लिए। नेक्स्ट आते हैं 2005 से लेकर के 2009 इस दौरान का प्रीमियम के अमाउंट काफ़ी बढ़ चुका है। और साथ ही साथ जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीरियड भी बढ़ चुका है, 26 साल या 75 साल ये एज हो गया कवरेज एज। और 4 लाख अफसर्स के लिए, 2 लाख JCOs वार के लिए सम एश्योर्ड हो गया। और 2009 से लेकर के 10 तक का अमाउंट और बढ़ चुका है, 42,600 हो गया जो अफसर्स के लिए, JCOs वार के लिए 22,200 और ये भी नॉन रिफंडेबल है। पर 26 साल या 75 ईयर्स एज और 6 लाख अफसर्स के लिए, 3 लाख JCOs वार के लिए ये सम एश्योर्ड है। ये पैसा अगर कुछ हो जाता है तभी मिलेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलेगा, टोटल ज़ीरो। ठीक है, अभी तक जितने भी बताया मैंने। अब देखिए रिफंडेबल शुरू हुआ कब से, 31 जुलाई 2010 से लेकर के 30 दिसंबर 2013 इस दौरान जो लोग रिटायर हुए थे अफसर्स के लिए 51,900 और JCOs वार के लिए 25,900 रुपीज़ प्रीमियम वन टाइम लिया गया। पर ये अमाउंट रिफंडेबल है। ठीक है, ये अमाउंट आपका रिफंड मिल जाएगा विथ इंटरेस्ट। ओके, और 26 साल या 75 ईयर्स का कवरेज है। और जो सम एश्योर्ड है अफसर्स के लिए 6 लाख और JCOs वार के लिए 3 लाख आपका इंश्योरेंस एश्योर्ड है। तो देखिए इस दौरान का जो लोग है आप सभी का पास एक एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होगा जिसमें आपका जो NOK यानी कि वाइफ का ही मैक्सिमम लोगों का है तो उनका फ़ोटो लगा हुआ होगा। तो ये जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का एक्सटेंडेड सर्टिफिकेट है, सिमिलरली नेवी एंड एयरफोर्स का भी है, आप सब संभाल कर रखिएगा। ये जब आपका जो 26 ईयर्स या 75 ईयर्स जो पहले हो जाता है, ठीक है, तो उस दौरान आपको क्या करना है, ये जो एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है इसको भेजना है आपका क्लेम करने के लिए आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का पास थ्रू योर जिला सैनिक बोर्ड। ठीक है,
तो देखिए ये जो सिस्टम है, ये इसमें केवल मात्र पैसा रिफंड ही नहीं है, अगर कुछ हो जाता है भगवान ना करे तो आपका फैमिली को भी बता के रखना है कि अगर कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, इसको लेकर के जिला सैनिक बोर्ड में जाना है, वहाँ आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा। और ऐसे भी आप पूरा जानना चाहते हैं तो ये जो आपका आर्टिकल आप देख रहे हैं ये सब इन्फो क्लब में है, ये सब इन्फो क्लब विजिट करते रहिए। इस तरह का बहुत सारे आर्टिकल्स है और इस आर्टिकल में खास करके एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कैसे क्लेम करना है, कहाँ क्लेम करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पीरियड 31 दिसंबर 2013 से लेकर के 14 के बीच में जो रिटायर किया इनका प्रीमियम और बढ़ चुका है और ये भी रिफंडेबल है और अमाउंट भी बढ़ चुका है। अमाउंट देखिए 10 लाख अफसर्स के लिए और जीएससी वर्ग के लिए 5 लाख हो गया, ठीक है। और 15 से लेकर के 17 के बीच में जो रिटायर किया इनके लिए अमाउंट और बढ़ गया, पर रिफंडेबल अमाउंट सेम है, पर कवरेज पीरियड बढ़ चुका है, 30 ईयर्स तक हो गया या फिर 80 ईयर्स जो भी पहले आता है, ठीक है। और 17 से लेकर के 21 तक का जो लोग हैं उनके लिए और ज़्यादा बढ़ चुका है, पर कम हुआ है इनके लिए, सॉरी बढ़ा नहीं है, पर अब नॉन रिफंडेबल हो गया। अब क्या है 2017 का बाद जो लोग रिटायर किए हैं उनके लिए नॉन रिफंडेबल, अभी तक क्या था 2010 से लेकर के 2017 तक जो लोग रिटायर किया इनको पैसा रिटर्न मिल रहा था, अगर पूरा जो टेन्योर है तब तक लाइव रहते हैं तो आखिर क्या है आपको रिटर्न मिलता था और कवरेज तो है ही। तो पर अभी क्या है 1/4/17 से लेकर के 21 लेकर के अभी तक का जो है अभी तक का नहीं, ये 1 जून 2022 से पहले तक का, इस दौरान का 17 से लेकर के 22 इस दौरान का जो पीरियड है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस दौरान जो लोग रिटायर किए उनको जो है रिफंड नहीं मिलेगा पर कवरेज मिलेगा, ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पे है। और 1 जून 2022 का बाद आज तक जो भी रिटायर कर रहे हैं आप सभी को रिफंड मिलेगा, ठीक है। आपका जीएसओ द्वारा है तो आपका 7.5 लाख रुपए का कवरेज है, ठीक है। आपसे 68,000 लिया गया, अफसर है तो 1,60,000 लिया गया, ठीक है। और जो कवरेज आप देख सकते हैं 15 लाख अफसर्स के लिए और जीएसओ वर्ग के लिए 7.5 लाख, और कवरेज का पीरियड हो गया 26 साल या 80 साल जो पहले है, ठीक है। जीएसओ वर्ग के लिए 30 ईयर्स या 75 ईयर्स हो गया, अफसर्स के लिए 26 और 80 हो गया, ठीक है। तो ये कवरेज का पीरियड हो गया। और एक्सटेंडेड इंश्योरेंस के बारे में और भी आप अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो यहाँ पे बने रहिए। देखिए इतने सारी चीज़ें, ये HCBC अपडेट, कैरियर गाइड, CSD, डिफेंस, डिसेबिलिटी पेंशन, ECHS, बहुत सारे आइटम्स आपको यहाँ पे मिलेगा। बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपको मौका मिलेगा, आप विजिट करते रहिए ये सब इन्फो क्लब। नेक्स्ट आइटम जो आते हैं, देखिए बहुत सारे आइटम्स हमने कवर किया आज के इस अपडेट में, जिनमें से आप एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट का तो आपने देख ही लिया। अब आते हैं नेक्स्ट है टोल टैक्स। देखिए टोल टैक्स एक बहुत बड़ी एक डिस्प्यूटेड जगह है, खास करके सोल्जर्स के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे दोस्त हैं हमारे जो कहते हैं दादा हमें जब भी हम टोल में जाते हैं गाड़ी में तो हम आर्मी या फोर्स या नेवी लिख के रखा हुआ ही है और आई कार्ड ले जाते हैं, आई कार्ड दिखाते हैं तो छोड़ देते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि टोल टैक्स छूट है। पर कुछ ऐसे भी टोल है, मैं खुद भी इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया लास्ट टाइम जब मैं जा रहा था, जब कलकत्ता से जब निकालते हैं तो 2 अलग अलग टोल जो है आता है। एक हावड़ा ब्रिज से जब निकालते हैं यहाँ पे कुछ अलग है, एक बाली ब्रिज से जब निकालते हैं वहाँ पे दूसरा एक टोल है। तो हावड़ा ब्रिज सेकंड हुगली ब्रिज जो है वहाँ से जब जाते हैं तो यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए छूट है, एक सर्विसमैन को नहीं रोकते हैं, आई कार्ड दिखाते हैं तो छोड़ देता है। पर दूसरा जो बाली ब्रिज में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे रोक देता है और एक सर्विसमैन को नहीं छोड़ते हैं, पैसा ले लेते हैं। तो इससे क्या प्रूव होता है, कहीं ना कहीं एक गैप है, या तो रूल्स एक सर्विसमैन को नहीं पता है या फिर टोल वाले को नहीं पता है, ठीक है। दोनों में से किसी को रूल, एग्जैक्ट रूल क्या है ये नहीं पता होगा। तो इस चीज़ को आज क्लियर करेंगे। तो इस चीज़ को क्लियर करेंगे, देखिए आप रूल क्या है। देखिए एक सर्विसमैन या सोल्जर्स, इनके लिए जिस रूल का तहत टोल टैक्स एग्जम्पशन की बात करते हैं उस रूल का नाम क्या है, उसका नाम है इंडियन टोल आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901, ठीक है। एंड रूल्स मेड देयर अंडर एज एक्सटेंडेड टू नेवी। तो ये जो 1901 का जो एक्ट है उस एक्ट का अंडर में आता है, और एज पर दिस एक्ट ऑन ड्यूटी सैनिकों के लिए 100% टोल टैक्स छूट है, ठीक है। ऑन ड्यूटी के लिए 100% टोल टैक्स छूट है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज से RTI के
उत्तर प्राप्त हुआ है जहां पे लिखा हुआ है एक सर्विसमैन के लिए टोल टैक्स छूट नहीं है। समझ सकते हैं आप, टोल टैक्स का जो आप कहते हैं कि यहाँ पे मिल जाता है वहाँ पे नहीं मिलता है, ये अलाउ करते वो नहीं करते हैं, कभी लड़ाई मारपीट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो इस चीज़ को नहीं करना है क्योंकि एक सर्विसमैन के लिए टोल टैक्स छूट नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। देखिए टोल में कितना पैसा लगता है, 40 रुपये या 80 रुपया लगता है, तो इसके लिए कहीं झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपना खुद का कार लेके जा सकते हैं तो 40 रुपये 80 रुपया दे सकते हैं। हाँ, आप अगर आपको लगता है कि हमें छूट मिलना चाहिए तो टोल वालों से झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। झगड़ा करना है तो आप को गवर्नमेंट से करना है, आपने केस फाइल कर सकते हैं कि हमने देश के लिए इतने साल सेवा किया, हमारी मर्यादा को रखने के लिए हमें टोल टैक्स छूट देना चाहिए, तो इसके लिए अपील कर सकते हैं। आप प्रेसिडेंट तक अपील कर सकते हैं, अपील कीजिए, कोर्ट केस कीजिए, पर मैं सबसे निवेदन करता हूँ झगड़ा मत कीजिए टोल वालों से, ठीक है। इसका और भी प्रूफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए आप यहाँ पे एसओपी मैं दिखा देता हूँ। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, इसका एक एसओपी है, गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी फॉर इशुएंस ऑफ फास्टैग टू एग्जम्प्टेड कैटेगरी ऑफ मैकेनिकल व्हीकल। अब जानते हैं कि अभी इस समय क्या है कि हम सबको फास्टैग मिलता है ना। फास्टैग के तहत देखिए ये फास्टैग है, तो फास्टैग के तहत ही आपको जाना है। अगर आप किसी टोल से पास करते हैं तो जिनके पास ये फ्री फास्टैग होता है, जिसको रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिक गेट खुल जाएगा, ठीक है। अभी तो सब मैनुअल नहीं है, अब सब कुछ ऑटोमेटिक है। तो फास्टैग जिनके पास फ्री फास्टैग है, तो फ्री फास्टैग किनको ऑथोराइज है, जिनको एग्जेम्पशन है। तो अब वो एग्जेम्पशन किनको है, इस एसओपी में जो बताया गया, देखिए इसमें एक लंबा सा लिस्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। ये लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ट्रांसपोर्टिंग एंड अकम्पेनिंग, ये जो लोग हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट करके, हाँ, स्पीकर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सेक्रेटरी, ठीक है, अवार्डी ऑफ परमवीर चक्र। हाँ, अगर आपको परमवीर चक्र मिला है, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, ये सब चीज़ मिला हुआ है, तो आपके लिए एग्जेम्पशन है, ठीक है। और इनके लिए क्या है, ये जो मैंने बताया अभी तक, ये जो लोग हैं नंबर ए में जो है, इतने लोगों के लिए ये चाहे ड्यूटी पे रहे या ना रहे, हमेशा इनके लिए टोल एग्जेम्प्टेड है। अब जो कैटेगरी है इनके लिए क्या है कि जब ड्यूटी में हो, यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस, यानी कि जब ड्यूटी पर है तब इनको टोल टैक्स छूट है। किनको छूट है? द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंक्लूडिंग दोज हु आर एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ इंडियन टोल आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901 एंड रूल्स मेड देयर ऑन अंडर एज एक्सटेंडेड टू नेवी ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो इसका जो प्रोविज़न है, इसमें जिनको छूट दिया गया हुआ है उनको जो है ऑन ड्यूटी पे होगा तो मिल जाएगा। पर आपने देखा होगा कि इसमें आरटीआई का जो रिप्लाई आया हुआ है उसमें एज पर दैट नहीं है। द सेंट्रल एंड स्टेट आर्म फोर्सेस इन यूनिफॉर्म इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड पुलिस, इनको भी छूट है, ठीक है। एग्जिस्टिंग मजिस्ट्रेट को छूट है, फायर फाइटिंग के लिए छूट है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी का जो एम्प्लॉइज़ है वो जब ड्यूटी पे है उनके लिए छूट है, यूज एज एम्बुलेंस के लिए छूट है, यूज एज फ्यूनरल वैन के लिए छूट है, मैकेनिकल व्हीकल स्पेशली डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्टेड फॉर यूज ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी, इनके लिए छूट है। यहाँ पे कहीं भी एक सर्विसमैन की बात नहीं किया गया, इसीलिए आरटीआई में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने क्लियरली जवाब दिया, एक सर्विसमैन के लिए कहीं पे भी जो है टोल का छूट नहीं है। इसलिए आप टोल टैक्स छूट क्लेम नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि रूल्स में नहीं है। अगर हम करेंगे वो गलत हो जाएगा, इसीलिए टोल वालों से किसी तरह बहस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि पे फिक्सेशन। देखिए पे फिक्सेशन एक बहुत पुराना मुद्दा है, ठीक है। आप सब जानते हैं कि पे फिक्सेशन एक ऐसे मुद्दा है जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग है। 1986 से पहले का जो रूल था वो कुछ अलग था और अब 1986 का बाद का जो रूल है वो कुछ अलग है। 1986 से पहले क्या था, एक बार मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। देखिए 1986 से पहले क्या था कि 30 जून 1986 तक किसी भी केंद्रीय सिविल सेवा और पद पर नियुक्त ईएसएम को सशस्त्र बलों में सेवा किए गए वर्षों की संख्या के बराबर अग्रिम वेतन वृद्धि यानी कि एडवांस इंक्रीमेंट दी गई थी।
यानी कि आप जितने साल सर्विस किए उतना एडवांस इंक्रीमेंट दे करके आपका पे फिक्स किया जाता था, और उसमें से जो कुछ आपका पेंशन का पोर्शन छोड़ करके बाकी डिडक्ट किया जाता था। पर 1983 के बाद वो डिडक्शन भी बंद हो गया, आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट हो गया। जो डिडक्शन है फुल्ली एग्जेम्प्ट हो गया, आपका कोई डिडक्शन नहीं होता था। ठीक है, बैंक और पीएसयू का जो है उनका तो नियम कुछ अलग है, वो लोग अभी भी उस नियम को प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, पर वो केंद्रीय सिविल सेवा, हम लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में है वहाँ पे बैंक का बराबरी नहीं किया जा सकता है। बैंक एंड सम पीएसयू ये लोग क्या कर रहे हैं, वेतन जो एडवांस इंक्रीमेंट जो दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा आपका जो लास्ट पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और प्रोटेक्टेड पे को वो लोग क्या करते हैं कि एडवांस इंक्रीमेंट के तहत देते हैं इंक्लूडिंग डीए। पर वो चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं कि 1986 का बाद क्या हुआ है। केवल कमीशन अधिकारियों को सशस्त्र बलों में प्राप्त अंतिम वेतन के बराबर वेतन निर्धारण का क्लेम करने की अनुमति है। पहले क्या था, जेसूजवार अफसर सभी को एक जैसा रूल था, पर 1986 31 जुलाई 1986 में जो ओएम निकला है, उस ओएम का तहत क्या हुआ, केवल मात्र कमीशन ऑफिसर को ही वो सुविधा मिलेगा। ठीक है, वो सुविधा कैसे मिलेगी कि लास्ट पे जितना था उतना ही पे आपका न्यू पोस्ट में भी होगा, उसमें से आपका पेंशन का कुछ पोर्शन छोड़ करके बाकी डिडक्शन होगा, वो भी पे फिक्स्ड जो हो गया उसके ऊपर डीए एचआरए सारे अलाउंस जितना भी है सब कुछ मिलेगा, और लास्ट में एक डिडक्शन होगा थोड़ा सा अमाउंट। पर जेसूजवार के लिए इस लाभ को क्लेम करने का अनुमति नहीं है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ से ये पाया गया है कि उच्च स्तर पर पे फिक्सेशन के कारण कमीशन अधिकारियों को लाखों का वित्तीय लाभ हो रहा है। ठीक है, लाखों का लाभ हो रहा है, पर वही चीज़ क्या है, जबकि भेदभावपूर्ण नीति के कारण जेसूजवार को अपने वेतन से हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। इस मामले को डीओपीटी ने स्वीकार भी कर लिया है, और उनके द्वारा सार्वभौमिक वेतन निर्धारण नीति का ड्राफ्ट ऑर्डर तैयार किया गया है, जिसकी सभी हितधारकों यानी कि स्टेक होल्डर्स ने सिफारिश की है। लेकिन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने अभी तक संशोधित सार्वभौमिक वेतन निर्धारण पे फिक्सेशन ऑर्डर को मंजूरी नहीं दी है। हाल ही में वो फाइल डीओपीटी द्वारा मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को दोबारा सौंपी गई है। तो ये है स्टेटस। अब देखते हैं, उम्मीद यह है कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को जल्द से जल्द समझ में आ जाए जो डिस्क्रिमिनेशन है, और फाइल को पास कर दे और सभी को पे फिक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता रहे। पर ये बहुत दिनों से चल रहा है, आप सबको पता है 2010 से लेकर के ये जो मूवमेंट चला है, लगभग 15 साल हो चुका है इस मूवमेंट का, और अभी तक इसका कंक्लूज़न नहीं हो पाया। हाँ, पर देखिए पहले तो लोग ये मान ही नहीं रहे थे, पर बहुत एक सर्विसमैन का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन का वजह से कम से कम डीओपीटी को तो ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं एक गलत हुआ है, और वो लोग स्वीकार कर लिया। इसीलिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाया, ड्राफ्ट बनाया, पर उस ड्राफ्ट को मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस सैंक्शन नहीं दे रहा है, किसी न किसी कारण दिखा करके उसको रिटर्न कर देता है। अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो सैंक्शन हो जाएगा और हम सबको पे फिक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर नहीं हुआ, देखिए अगर नहीं हुआ 6 महीना तो हम और देखेंगे, नहीं हुआ तो हमारे पास वही रास्ता है कि जुडिशियरी का दरवाज़ा खटखटाना है कि 15 साल से एक चीज़ ऐसे पेंडिंग हुआ है, लास्ट 8 साल हो गया ये ड्राफ्ट ऑर्डर घूम रहा है, 2017 से लेकर के 2025 8 साल हो गया, एक ड्राफ्ट ओएम का सैंक्शन नहीं हो पा रहा है। ऐसी एक बार डीओपीटी और एक बार मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, तो इसके लिए कोर्ट केस फाइल करना है रेड टैपिज्म के लिए। ठीक है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, पर इस चीज़ को हम एक्टिवली परस्यू करेंगे, 6 महीने और देखेंगे, नहीं होगा तो फिर स्टेप लेना ही पड़ेगा। दोस्तों इसी तरह का इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स है ये सब इन्फो क्लब में हम आपको रोज़ देते रहेंगे, कोशिश करेंगे रोज़ का अपडेट रोज़ देने का, और बने रहिए हमारे साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, आप जहाँ भी है आपका जो एक सर्विसमैन फ्रेंड्स है उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि कम से कम हमारे साथ जुड़े रहने की। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ क्लिक करके व्हाट्सएप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारा जो वेबसाइट्स है ये सब इन्फो क्लब एंड सैनिक क्लब, ये दोनों आप पढ़ के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप जो है अवेयर रह सकते हैं।
इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।